बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदेद। नाज़रीन, वतन अजीज़ में इस वक्त पाकिस्तान के 2 सूबे दहशतगर्दी की लपेट में और यकीनन ये एक बड़ा चैलेंज भी है, लेकिन इसी के दरमियान हमने मईशत में एक अच्छी खबर देखी है। पाकिस्तान का IMF के साथ स्टाफ लेवल जो मुआहदा था, मुज़ाकरात थे, वो कामयाब हो चुके हैं और क्लाइमेट चेंज से निमटने के लिए पाकिस्तान को $1.3 अरब जो है वो पैसे देने पर इत्तफाक हो गया। अब इसको शामिल करेंगे तो जो पिछले $7 अरब जो कि बेल आउट पैकेज था उसको मिलाकर और इसको मिला के तकरीबन $8.3 अरब अब पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए हमें IMF से मिल जाएगा और ये कि खुशाइंद कदम भी है। साथ साथ IMF ने एक्नॉलेज किया है कि पाकिस्तान की जो मईशत है और मौजूदा सरकमस्टांसेस हैं उसमें काफ़ी बेहतरी आई है और पाकिस्तान की महंगाई जो है 2015 से अब तक कम तरीन सतह पर हो गई है और 18 माह के दौरान पाकिस्तान में बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद जो है वो माइक्रो इकनॉमिक डेवलपमेंट नज़र आ रही है। सो आज हम बात करेंगे कि इस मुआहदे पे पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर क्या असरात मुरतब होंगे, क्या क्लाइमेट चेंज के लिए ये रकम काफ़ी होगी, हुकूमत को अपने इनिशिएटिव क्या लेने की ज़रूरत है। और साथ साथ जो मैंने मैक्रो इकनॉमिक डेवलपमेंट की बात की थी, तो अगर वो हो रहा है तो उसका एक आम आदमी पर असर कितना पड़ रहा है, कितनी देर से पड़ रहा है, उसकी क्या वजूहात हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कैबिनेट मीटिंग में जो गुफ्तगू की उसके बड़े अहम नुकात रहे हैं और साथ साथ उन्होंने सबसे पहले तो आर्मी चीफ साहब को उनके ताउन को, उनकी जो कोशिशें हैं उस पर उनको काबिल तहसीन और खुशाइन करार दिया, उनका शुक्रिया अदा किया। साथ साथ अपनी जो मौशी टीम है उनकी काविशों को सराहा, लेकिन उन्होंने एक आम आदमी को एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि एक आम आदमी के ताउन के बगैर, क्योंकि सबसे ज़्यादा असरात जो है वो एक आम आदमी पे पड़े हैं, उस एक आम आदमी ने बहुत सर्वाइव किया है महंगाई को लेकर, तो आवाम का भी ताउन इसमें शामिल है। सो इसी पर हम बहस करेंगे। पैनल का तारुफ करा दूं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजा कामरान साहब, आपकी एक्सपर्टीज़ भी हैं इकनॉमिक में और आप सहाफ़ी भी हैं। चौधरी अकमल साहब माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों को वेलकम कहूँगी। राजा कामरान साहब, जैसा कि मैंने बात की कि जो हालिया हमें सिचुएशन नज़र आ रही है और दहशतगर्दी सबसे बड़ा चैलेंज है, या आपको याद होगा जब IMF एक तो IMF के साथ मुज़ाकरात हो नहीं पा रहे थे, अल्लाह अल्लाह करके मुज़ाकरात हुए, तो फिर नाक़दीन ने ये भी कहा कि मनी बजट आना चाहिए, उसके बगैर तो IMF आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मनी बजट भी नहीं आया और अब पाकिस्तान को इस तरह को मईशत को सपोर्ट करने के लिए जो इस तरह के रकूम हमें मिलेंगी, इससे कितना सपोर्ट मिलेगा हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जो अब बात की है कि पाकिस्तान ने सबसे पहले स्टैंड बाय एग्रीमेंट एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है 37 महीनों की वो साइन की थी IMF के साथ, जिसमें $7 अरब पाकिस्तान को मिलने थे। इसके अलावा अब जो है जो अरेंजमेंट हुआ है रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी जो है वो $1.3 बिलियन की पाकिस्तान के लिए अप्रूव हुई है। तो पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में आ गया है जिसने IMF से जो क्लाइमेट चेंज से होने वाले हिट है उसके हवाले से भी फंडिंग हासिल करना शुरू की है। देखिए, पाकिस्तान को 2-3 दफ़ा जो है गुज़िश्ता 20 साल में बड़े फ्लड्स का सामना रहा है और उस वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत मुतासर हुई है, जिसको अब आलमी सतह पर पाकिस्तान ने उजागर किया है और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बावर करा दिया कि है वो क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रहा है और उसको मदद करनी चाहिए। ये जो रकूम आई है पाकिस्तान के लिए, देखिए आज से अगर हम साल 1.5 साल पहले चले जाएं तो बड़ी बात हो रही थी पाकिस्तान के डिफॉल्ट किए जाने की। और कुछ लोग इस पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी कर रहे थे, मगर श्रीलंका वाला हाल नहीं हुआ। हमने ये देखा कि पाकिस्तानी कौम में एक ऐसी रेजिलियंस है कि जब वो एक दहाने पर पहुंच जाती है कि यार इससे लगता है कि आगे खाई में गिरने लगे हैं, तो फिर पूरी कौम मिलकर एक जोश और जज्बे के साथ उस सूरत हाल से अपने आप को निकालती है। वॉर ऑन टेरर में हमने देखा जब वो हमारे बिल्कुल इस सर पे चढ़ गई तो पाकिस्तानियों ने मिलकर एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी पर इतना इंप्लीमेंट हुआ कि दुनिया हैरान रह गई कि हमने दहशतगर्दी पर अल्लाह के फजल करम से और हमारी मुसल्लह फौज की बड़ी कुर्बानियां थी, पुलिस की बड़ी कुर्बानियां, अवाम की बड़ी कुर्बानियां, उन्होंने इस पर अपने काबू पाया। इसी तरह से जब बात हो रही थी आज से 1-1.5 साल पहले कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान चल नहीं सकता, पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर सकता, मगर अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक बिल्कुल मुख्तलिफ पैराडाइम में खड़ा है। पाकिस्तान में रुपए की कदर जो कह रहे थे कि डॉलर 500 तक चला जाएगा, आई डॉलर और 300 तक गया और फिर अब वो देखिए कि 280 के करीब आ गया है। हुकूमत ने, अवाम ने मिलकर जो है, और जैसे आपने आर्मी चीफ का जिक्र किया, फौज ने, यानी इदारे सब मिलकर एक साथ खड़े हुए और उन्होंने जैसे वॉर ऑन टेरर में इकट्ठे मिलकर काम किए थे, इसी तरह से हमें मईशत में बहाल करते हुए भी सब इकट्ठे नजर आए हैं।
रुपए की कदर में जो सबसे बड़ी हमने इस्तेहकाम लाए हैं, उससे जो है हमारी ओवरऑल हमने देखा है कि मईशत पे मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं, यानी हमारी इंपोर्ट्स पे भी असरात मुरतब हुए हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स पे असरात मुरतब हुए हैं। और अब जो महंगाई आ रही थी, जो हम इंपोर्ट कर रहे थे, खुसूसन ईंधन जो इंपोर्ट कर रहे थे, वो महंगाई का अमल जो रुक गया है। और इससे जो है पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ रही है, मगर अभी हमें वो कहते हैं एक सांस लेने में बहाली हुई है, अभी पूरी तरह से मईशत बहाल नहीं हुई है। इसके लिए हमें जो IMF की प्रोग्राम में शराइत हैं उन पर अमल करना होगा। और ये IMF की जो शराइत हैं ये सिर्फ IMF की नहीं है, इससे हमें भी फायदा होगा बहैसियत पाकिस्तानी कौम। ठीक है, तो अकमल साहब, $7 अरब बेल आउट पैकेज की मंजूरी, उसके बाद ये इजाफी रकम $1.3 अरब डॉलर के हिसाब से, तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये रकूम जो है ये क्या मौसमियाती तब्दीली पर खर्च होगी, और क्या पाकिस्तान को मज़ीद फंड्स, क्या तो नहीं बल्कि पाकिस्तान को मज़ीद फंड्स की तो ज़रूरत है, लेकिन इसमें हुकूमत अब क्या स्ट्रैटेजी बनाए? देखिए, IMF की अगर आप बात करें ना, तो IMF जो बेसिकली अमाउंट दे रहा होता है ना, तो वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती। मतलब अब $7 बिलियन अगर 3 साल में IMF दे रहा है, या इसी तरीके से $1.3 बिलियन जो इन्होंने क्लाइमेट के हवाले से दिया। हालांकि पाकिस्तान एक बहुत ही ज़्यादा मुतासर मुल्क है, और कंट्रीब्यूट पाकिस्तान ने इतना कार्बन इम्यूनेशन में या पोल्यूशन में इतना नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर है। साबका जो सैलाब आए हुए हैं उसमें तकरीबन 10 से 12 अरब डॉलर का तखमीना था, कम अज़ कम एक महदूद अंदाजे के मुताबिक। और दुनिया ने हमारे साथ कमिटमेंट भी की थी कि वो तकरीबन $10 बिलियन हमें देंगे भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी दुनिया ने हमारे साथ ताउन नहीं किया। अब IMF ने ऑल दो कि ये $1.3 बिलियन की रकम है वो हमारे लिए मुख्तस की है, जो अगले तकरीबन 28 महीने के दौरान जो है वो पाकिस्तान को मिलेगी। लेकिन IMF का जो ये बेसिकली एक स्टैंप होती है, एक अप्रूवल होती है, क्योंकि जब IMF किसी चीज़ को इंडोर्स कर देता है तो फिर जो दीगर उससे रिलेटेड एजेंसीज़ हैं उनके पास जाके हमें चीज़ें करने में आसानी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर IMF हमें अब $1.1 बिलियन ये EFF के अगर दे रहा है हमें, जो किस्त जो उन्होंने मतलब एक अच्छे नोट के ऊपर हमें इस मरतबा ये वाली किस्त जो दी है, तो उसके बाद आप देखें वर्ल्ड बैंक ने भी, आपको पता है, वो $20 बिलियन के जो उन्होंने एक्सपेंसेस करने हैं हमारे यहाँ डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, वो उन्होंने अप्रूव किए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो काम कर रहा है हमारे साथ इसी हवाले से। और प्लस ये होगा कि इससे हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है वो बहुत बढ़ती है, और इसके साथ साथ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या इवन लोकल इन्वेस्टमेंट है उसमें भी इजाफा होता है। तो IMF को जो ना हमें इस कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा देखना चाहिए कि वो एक अप्रूविंग अथॉरिटी है, और उससे जो चीज़ें इंडोर्स कर रहा है। ये IMF का कहना है कि पाकिस्तान में टैक्स के हवाले से इस्लाहात हुई हैं, टैक्स में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जो बात की जा रही थी उसको IMF ने इंडोर्स किया है, और इसको माना है कि इसमें इस्लाहात हो रही हैं। इसी तरीके से पावर सेक्टर के ऊपर गर्दिशी कर्जों के हवाले से IMF ने कहा है कि उसके ऊपर पाकिस्तान ने काम किया, और फ्यूचर में जो एनर्जी की कॉस्ट है वो कम होगी, जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो जो है वो हम यूज़ करने की पोजीशन में होंगे। तो फ्यूचर में आने वाले वक्तों में जो पावर की कॉस्ट है, जो इस वक्त बिजनेस के लिए, ख़ास तौर पे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और ख़िते में तकरीबन सबसे ज़्यादा, तो आने वाले वक्तों में हमें वो भी कम होती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ जो है वो IMF ने ओवरऑल हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की तारीफ़ की है। अफरात ज़र जिस तरीके से कंट्रोल किया गया है, अभी इस वक्त 1% के करीब है, 1.5% के करीब है, जो पिछले फरवरी के महीने का है, और अब ओवरऑल जो है वो 5 से 7% तक पूरे साल का जो सालाना एवरेज है वो देख रहा है। तो जिसके नतीजे में आप देखेंगे कि मज़ीद भी तकरीबन 2% तक जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे आ सकता है, और कभी इम्कान ये है कि अगर ये 5% तक हमारा इन्फ्लेशन रहा तो स्टेट बैंक आने वाले 3 से 4 महीनों में मज़ीद 2 से 3 पॉइंट तक पॉलिसी रेट जो है वो नीचे ला सकता है, जिसके नतीजे में आपको बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है वो मज़ीद इन्हेंस होती हुई नज़र आएंगी। साथ ही साथ प्रॉपर्टी सेक्टर में जो है ना वो उन्होंने IMF ने जो है ना वो ऑल्दो के मना तो किया है, लेकिन साथ साथ उन्होंने आइंदा के लिए जो है ना वो अच्छे मतलब वो चीज़ों का इजहार किया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिनेरियो इज़ वेरी गुड, एंड नाउ वी आर एट ए पोजीशन टू टेक ऑफ एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। राजा कामरान, हम हमेशा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से सफ़र करने वाले ममालिक में सरफ़हरिस्त में ममालिक में आता है, और 2022 से हमने बड़ी तबाही देखी जिसके असरात अभी भी हमें नज़र आते हैं। और फिर अनफॉर्चुनेटली ये जो क्लाइमेट चेंज है इससे हमारे यहाँ बारिशें भी जो है ना वो खुश्क साली ज़्यादा है, 40% की बारिशें नहीं हुई हैं, तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान के लिए।
ठीक है जी, हमें प्लेजेस नहीं मिले, ठीक है जी, हम क्लाइमेट चेंज में क्लाइमेट जस्टिस के हवाले से आवाज़ उठाते हैं, मगर इस वक्त ये कितना बड़ा एक चैलेंज है कि ये पानी का जो मसला आने वाला है। देखिए, अभी पाकिस्तान में पानी का मसला आने वाला है, जिसकी अभी हमारे पास आ रही है कि हमारे जो डैम्स हैं वो डेड लेवल पर पहुंच गए, जो बारिशें मुतवक्का थी वो नहीं हुई हैं। इससे जो है अभी हमारी जो गंदम की फसल है, जो हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, उसकी लाइफलाइन है, उसके मुतासिर होने के खदशात पैदा हो गए हैं। हमें इसको देखना होगा। देखिए, हमें पानी का जो इस्तेमाल है उसको भी बेहतर तौर पर बेहतर करना होगा। जैसे अभी ये कह रहे हैं कि 1.3 बिलियन का हमें जो सिस्टम मिली है असिस्टेंस, इससे हम जो है जो क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट रेजिलिएंट जो भी चीज़ें हैं हमें वो करनी होंगी ताकि हम उसको आगे बढ़ा सकें। हमें अपने काश्तकारों को फ्लड एरीगेशन के बजाय जो स्प्रिंकल एरीगेशन है या ड्रिप एरीगेशन है उस तरफ ले जाना होगा, और हमें जो पानी है उसको एज अ प्रेशियस कमोडिटी, एक महंगे तरीन जनास के तौर पर उसको इस्तेमाल करना होगा। अभी जैसे बात कर रहे थे हमारे साथी, देखिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान है उसको ग्रोथ की ज़रूरत है, मगर हुकूमत ग्रोथ को बहुत ही नपे तुले अंदाज से आगे बढ़ा रही है। अब देखिए कि बिजली की कीमतों के हवाले से एक हुकूमत ने विंटर पैकेज दिया था 3 माह के लिए, तो उसके भी कुछ डेटा कराची का हमारे सामने आया कि इलेक्ट्रिक का तो तकरीबन 104 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो इजाफी इस्तेमाल किए हैं, और इसमें से 60 to 70% जो यूनिट्स हैं वो इंडस्ट्री ने यूज़ किए हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जो कराची में जो ये इंडस्ट्रियल पैकेज हुकूमत ने दिया था, इसका फ़ायदा जो है इंडस्ट्रीज़ ने भरपूर तरीके से उठाया है, और उन्होंने अपनी जो पैदावार है उसको बढ़ाया है, और उस पैदावार के बढ़ाने के नतीजे में कराची में जो जॉब के मौके हैं वो पैदा हुए हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत के इक़दाम जो हैं एक तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, मगर इस टफ IMF यानी कि सख्त तरीन IMF प्रोग्राम में भी हुकूमत वो जराए निकाल रही है जिससे इंडस्ट्रीज को रिलीफ दिया जा सके, और इंडस्ट्रीज उस रिलीफ का रिस्पॉन्स कर रही है। यानी कि 104 मिलियन इजाफी बिजली के यूनिट्स इस्तेमाल होने का मतलब सिर्फ कराची में ये है कि ठीक ठाक जॉब के मौके पैदा हुए हैं, मकामी प्रोडक्शन बढ़ी है, और ये ज़्यादातर इंडस्ट्री में हुआ है। तो हम ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे पास ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स मौजूद हैं, मगर हमें उस ग्रोथ की तरफ जाना होगा जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, जो ऐसी ग्रोथ जो कि हम इंपोर्ट करके फिर उसके जरिए ग्रोथ हासिल करें, उस ग्रोथ से के साइकिल से हमें निकलना होगा। और इस बात को समझने के लिए हमें तकरीबन 22 IMF प्रोग्राम्स को झेला है, और पाकिस्तान वन ट्रांच कंट्री कहलाता था IMF में। बार बार IMF आपके पास हम जाते थे और IMF हमारे पास आता था, हम प्रोग्राम को एक ट्रांच से 2 ट्रांच में नहीं ले जा पाते थे। मगर अब बहुत सख्त तरीन फैसले हुए हैं। 70 साल की सब्सिडी जो थी हमने उसको ख़त्म किया है साल 1.5 साल के अंदर। अवाम ने बहुत इसको झेला है, हुकूमत ने पॉलिटिकल हुकूमत ने इसकी सियासी कीमत अदा की है, मगर अब जो है हम देख रहे हैं कि इसको मजबूत ग्राउंड्स पे इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। अकमल साहब, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब कैबिनेट में गुफ्तगू की तो उन्होंने एग्रीकल्चर के हवाले से काफ़ी चारों सूबों को जो है वो अप्रिशिएट किया, और कहा कि जो एग्रीकल्चर पर टैक्स है वो बड़ा ज़रूरी इसलिए भी था कि IMF की सख्त कंडीशन थी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी जो फूड सेक्टर है उसमें असरात मुरतब होंगे, क्योंकि हमारी जिस तरह अभी राजा कामरा ने बताया गंदम की काश्त है और दीगर काश्त हैं वो इफ़ेक्टिव हो रही है। इस वक्त कितना बड़ा चैलेंज है चारों सूबों के लिए, लेकिन पंजाब सूबे ने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल सेट की एग्रीकल्चर टैक्स लगा के, बाकी सूबों ने भी की। क्या कहेंगे आप इस पर, क्या टेक है आपका? देखें, एग्रीकल्चर टैक्स लगाना जो है वो IMF की एक सख्त तरीन शर्त थी, जिसे सब सूबों ने अपने यहाँ कानून जो है वो पास किए। तकरीबन चारों हमारी जो सूबाई असम्बलियाँ हैं उन्होंने एग्रीकल्चर टैक्स जो है उसका नफाज कर दिया है। अब उससे कलेक्शन किस हद तक होगी और किस मौसर तरीके से उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त इस कानून नाफिज करने के अमल को IMF ने बहुत खुशाइन करार दिया और उम्मीद का इजहार किया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी
से भी टैक्स कलेक्ट होगा। और इससे पहले भी आप देखें ना, एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब दो ही तो हैं, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है और एक एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इससे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल टैक्स से एग्जाम था, किसी किस्म की कोई टैक्सेशन जो है वो उनके ऊपर नहीं होती थी। अब यहाँ ये बात बड़ी काबिल ज़िक्र है कि यहाँ पे ये इनकम टैक्स है, यानी ये ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास आपकी इनकम नहीं है तो फिर भी आपको देना होगा, जस्ट लाइक सेल्स टैक्स। तो ये डायरेक्ट इनकम है और जो बंदा कमा रहा होगा एग्रीकल्चर से तो ज़ाहिर है उसको टैक्स फिर देना पड़ेगा और देना चाहिए, ताकि वापस वो जो टैक्स आपसे लिया जाता है तो अल्टीमेटली वही इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में, सब्सिडीज़ की सूरत में, पावर टैरिफ में कमी की सूरत में और दीगर जो फैसिलिटीज़ जो है वो आवाम को प्रोवाइड की जा सकती हैं, वो ज़ाहिर है हुकूमत टैक्स कलेक्ट करेगी तो वहीं से ही पूरा होगा। तो ये ज़रूरी टैक्स लगाना बिल्कुल एक खुशाइंद इकदाम है और उम्मीद मैं यही करता हूँ कि इसमें हमारे जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग हैं जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, तो वो जो है वो थोड़ा बहुत उसमें से जो टैक्स उनका बनता है वो उसको पे करेंगे, ताकि मईशत में उनका भी एक कंट्रीब्यूशन हो सके। और ये भी एक किस्म की एक सर्विस है मतलब आवाम की, जो कि आपका कमाया हुआ पैसा है वो अल्टीमेटली जब अवाम पाकिस्तान के ऊपर ख़र्च होगा तो इसमें जो है वो विन विन सिचुएशन है। रियासत की भी रेट जो है वो मजबूत होती है, अवाम भी खुशहाल होती है, एक ओवरऑल जो है वो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी का जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट होता है। तो एग्रीकल्चर टैक्स के हवाले से तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि मेरे ख्याल में इसको जो है ना मज़ीद आगे हुकूमत को वर्किंग करनी चाहिए। यही सवाल मैंने जब अपने इंट्रो में भी बात की थी कि जो मैक्रो इकनॉमिक डेवलपमेंट है कामरान, ये अच्छी हमें नज़र आ रही है, लेकिन इसका एक आम आदमी पर जो है वो अभी तक इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आया, और अगर आ भी रहा है तो उसमें देर हो रही है। इसकी क्या वजूहात है, कहाँ लूप होल्स हैं? देखिए, एक तो बात यह है कि जब भी मईशत तरक्की करना शुरू करती है तो पहले इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ती है और फिर उसके साथ जब लेबर की ज़रूरत बढ़ती है, नई जॉब्स क्रिएट होती हैं, तो उससे आवाम को जो है रोज़गार मिलता है। तो अभी जो हुकूमत का विंटर पैकेज था उसके हम कराची में तो असरात देख रहे हैं कि अगर 104 मिलियन यूनिट जो हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं, इंडस्ट्री ने ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इससे जॉब क्रिएशन हुई है। तो ये जॉब क्रिएशन जो है गुर्बत में कमी और जो माशे में जो माशी जो पहिया है उसको चलाने में बहुत अहम होती है। और ये जॉब क्रिएशन जो है ये लोअर लेवल पर है, हाई एंड जॉब क्रिएशन इस वक्त नहीं है। यानी जो मजदूर तबका है, जो डेली वेजेस तबका है, इसमें ये जॉब क्रिएशन हुई है गुज़िश्ता 3 माह में। तो इससे जो है एक जो गरीब तबके में क़ुव्वत ख़रीद बढ़ती है। देखिए, अगर गरीब तबके में क़ुव्वत ख़रीद बढ़ेगी तो वह मकामी बनाई हुई चीज़ें और मकामी पैदा करदा चीज़ों को खरीदेगा। अगर बहुत अमीर तबके में क़ुव्वत ख़रीद बढ़ेगी तो वो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ, इम्पोर्टेड शैम्पू और इम्पोर्टेड चीज़ें लेगा। तो ये जो गरीब तबके में बेहतरी हम देख रहे हैं ये आई है। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन है वो कम हुआ है। हम देखें कि जो आटे और गंदम की कीमत जो गुज़िश्ता 1-1.5 साल पहले थी, अब वो नहीं है, उसमें कमी हुई है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि खुर्दनी तेल सस्ता हुआ है, उसमें डिफ्लेशन आई है और मुख्तलिफ चीज़ों में भी देख रहे हैं। मगर इस तमाम के बावजूद जो देखें, स्टेट बैंक ने बहुत ही देखो इंतज़ार करो, बहुत ही एक मोहतात रवैया इख्तियार किया है। 21.5% से लाके वो 10% पे आया और अभी उन्होंने बेतहाशा प्रेशर के बावजूद जो बिजनेस कम्युनिटी का था, उन्होंने बुनियादी शरह सूद को अपनी जगह पे मुस्तहकम रखा है और ये इशारा दिया है कि देखें, हम बहुत जल्दी मईशत को ओवरहीट दोबारा नहीं होने देंगे। अगर मईशत को दोबारा ओवरहीट किया एकदम से और उसमें कोई जो सस्टेनेबल जो ग्रोथ है वो नहीं आएगी, तो दोबारा से हम जो है फिर उसी साइकिल में चले जाएंगे और फिर हमें दोबारा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा और महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। तो हमें अपनी मईशत में जो सरमायाकारी है उसकी ज़रूरत है। बहुत शद्दोमत से बात कही जा रही थी कि जो बिजली के नर्ख हैं उनको कम किया जाएगा। इस पर बहुत काम किया हुकूमत ने, बहुत IPPs के साथ उन्होंने निगोशिएशन की है, उसका फ़ायदा आवाम को पहुँचेगा। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि जो ओवरऑल भी यूनिट की प्राइस कम करने की बात हो रही है, मगर अभी IMF से उस पर निगोशिएशन जारी है। हुकूमत ने इस पर बहुत काम किया है। जिस तरह से विंटर पैकेज के असरात आए, इसी तरह से इसके भी ही असरात आएंगे। जहाँ तक बात की एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की, एग्रीकल्चर पर चूंकि टैक्स नहीं था
तो ये इनकम टैक्स की और टैक्सेशन की चोरी का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया था। बहुत से अमीर उमरा लोग जो हैं अपनी आमदनी में एक हिस्सा जो था वो एग्रीकल्चर इनकम का दिखा देते थे और उस पर उसको कोई टैक्स नहीं होता था। बहुत सी जमीनें लेकर उन्होंने बंजर छोड़ी हुई है, उस जमीन से बता देते थे कि जी हमें फला फला आमदनी हुई है, और वो अरबों में आमदनी होती थी मगर उस पर जीरो टैक्स हो जाता था। तो अब ये जो एक लूप होल था हमारी टैक्सेशन सिस्टम में, उसको भी प्लग करने की कोशिश की जा रही है। देखें इस वक्त तक 6 महीने में 300 अरब रुपए से ज्यादा जो है सैलरीड क्लास ने टैक्सेशन दी है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है। और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही बात की है कि हमारे 26% जो है वो टैक्स कलेक्शन हुई है, जो कि क्वांटम जंप है एक, जी और बिल्कुल सैलरी बेस्ड ही इसमें कंट्रीब्यूट जी। किया। मगर अभी देखिए ना हमारा जो रिटेल सेक्टर है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, अभी भी वो सैलरीड क्लास से बहुत पीछे है। हालांकि वो सैलरीड क्लास से बहुत ज्यादा आमदनी ही कमाता है और उनकी बहुत ज्यादा आमदनी होती है। मगर ये हम ये देख रहे हैं कि जो भी लूप होल थे मईशत में उनको प्लग कर दिया गया है। अब रिटेल सेक्टर को भी प्लग कर दिया गया है और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी प्लग कर दिया गया। तो इन दोनों से हम देखेंगे एक अच्छी आमदनी जो है हुकूमत को हासिल होगी और हुकूमत अपनी जो प्राइमरी सरप्लस है उसको बढ़ाने में आगे कामयाब होगी, जो कि इवेंचुअली आगे चल के 2-3 साल में पाकिस्तान की मईशत में हुकूमती कर्जों के हवाले से और अखराजात के हवाले से बहुत अहम साबित होगा। ठीक है, आप किस तरह देख रहे हैं ये टैक्स कलेक्शन को? जिस तरह IMF ने $9 ट्रिलियन की बात की थी, फिर $12.9 ट्रिलियन की, और इस साल बड़ा अच्छा एक अहदाफ जो है वो हासिल किया गया। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी बताया आज कि जी IMF ने ये भी कहा था कि हम रिव्यू कर लेते हैं, इसको टारगेट कम कर लेते हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर ने मना किया। और उन्होंने वजह भी ये बताई कि हम इसके अलावा जो सद्देबाब है, जैसे कि टैक्स रिफॉर्म्स लाना या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाना या बदउनवानी, करप्शन, इस जैसी जो बीमारियां थी, उसको भी काउंटर और एड्रेस किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। और 3 प्लान्स भी उन्होंने बनाए थे, जिसमें लीगल कोर्स हो गया, इफेक्टिव इन्फोर्समेंट हो गया, नेगोशिएशन विद टैक्स पेयर्स हो गया। इससे भी बहुत ज़्यादा आप इस नए मैकेनिज्म को किस तरह देख रहे हैं? देखिए इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है, और IMF की भी जो है ना वो इस मरतबा डिमांड जो है वो सिर्फ 2 या 3 चीज़ों के ऊपर बड़ी पर्टिकुलर थी। नंबर 1, आपने टैक्स के हवाले से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है, टैक्स चोरी को रोकना है। दूसरा उनका था पावर सेक्टर के ऊपर कि पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों को रोकना है, उसमें भी आपने जो है वो करप्शन को कम करना है। और तीसरा उन्होंने कहा था कि जी आपने अपनी जो फाइनेंशियल हुकूमत को कहा था कि अखराजात और आमदनी है उसमें एक बैलेंस को पे करना है। तो ये टैक्स का जो सर्किल है उसमें ऑल दो कि हमें तकरीबन 800 से 1000 बिलियन डॉलर 1000 अरब रुपए जो है वो शायद कम कलेक्ट हों। 13,000 अरब रुपए का जो टारगेट था, तो ये तवक्को की जा रही है कि 12,000 अरब के करीब कलेक्ट होंगे, लेकिन वो भी एक माइलस्टोन है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि स्टेट बैंक ने जो कर्ज़ों में जो इन्फ्लेशन रेट जो इंटरेस्ट रेट में जो कमी की है, ये एक्सपेक्टेड था कि इस साल के एंड तक जो है ना वो तकरीबन ये 18 या 17% तक रहेगा, जबकि वो स्टेट बैंक 12% के ऊपर ले आया है। तो ये तकरीबन 5 से 6% का जो हुकूमत को रिलीफ मिला है, क्योंकि इस वक्त जो इंटरनल जो कर्जा जात हैं वो सबसे ज़्यादा हुकूमत पाकिस्तान ने लिए हुए हैं। तो उन कर्ज़ों के ऊपर जो हुकूमत को शरह सूद कम होने की वजह से फ़ायदा हुआ है वो तकरीबन 1200 से 1300 अरब रुपए का है। तो ये फ़ायदा जो हुआ है उसकी वजह से IMF ने भी और हुकूमत ने भी इस टैक्स का जो गैप आ रहा था उसकी वजह से मिनी बजट भी उन्होंने उसके ऊपर डिमांड नहीं किया कि आप इस कलेक्शन को पूरा करें। अलबत्ता उन्होंने ये इन्फोर्स किया है कि जो आपने जो पॉइंट ऑफ सेल लगाए हुए हैं इसमें तेज़ी लाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल सेक्टर जो है वो इसमें आए, क्योंकि रिटेल सेक्टर सबसे ज़्यादा इस वक्त जो टैक्स पेइंग की कैपेसिटी है कॉर्पोरेट सेक्टर या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसे हम कहते हैं, उसके बाद ये जो हमारा रिटेल सेक्टर है ये सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर सकता है और सबसे ज़्यादा टैक्स की चोरी भी यहीं पे होती है। तो जब पॉइंट ऑफ सेल यहाँ पे मैंडेटरी लग जाएगा, और मैं देख रहा हूँ कि कई जगह के ऊपर FBR की कोशिशों से ये चीज़ इंप्लीमेंट की जाती है। आपको भी पता हो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर तो पॉइंट ऑफ सेल लग चुका है, और पॉइंट ऑफ सेल लगाने का फ़ायदा ये होता है कि उसमें फिर टैक्स की चोरी जो है ना वो नामुमकिन हो जाती है। कि जो भी सेल आपकी काउंटर के ऊपर हो रही है वो डायरेक्ट FBR के सिस्टम से कनेक्ट होता है और वहाँ पे सारे का सारा रिकॉर्ड हो रहा होता है, तो उसमें टैक्स चोरी जो है ना बिल्कुल नामुमकिन हो जाती है। वरना इससे पहले ये होता था कि जी डिपार्टमेंटल स्टोर थे, उन्होंने अपनी मशीनें लगाई हुई थी और उसके बाद डेटा को मैनिपुलेट करके उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करते
کرتے تھے اور لوگوں سے زیادہ ریسیو کر لیتے. تو اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے نا وہ پوائنٹ آف سیل سے کم ہو گئی. تو یہ ایک بہت بڑا وینیو ہے. اس سے سیلریڈ کلاس کے اوپر جو ہم مسلسل ٹیکس کا بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں وہ بوجھ بھی کم ہوگا. اور اس چیز کو جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے بھی سراہا ہے اور آئی ایم ایف نے اکمل بھی. صاحب، یہ جو ہم نے رواں سال ہم نے یہ جو مالی سال کا جو 8 ماہ تھا اس میں ہم نے دیکھا جو سیلری بیسڈ لوگ تھے انہوں نے تقریباً 331 ارب انکم ٹیکس جو ادا کیا، جو کہ پچھلے سال کی مناسبت 120 ارب روپے سے زیادہ ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو آئندہ بجٹ آئے گا اس میں ملازمین کو اب ریلیف دینے کی ضرورت ہے، دے سکے گی حکومت؟ دیکھیں میرے خیال میں جس طریقے سے شرح سود جو ہے وہ کم ہو رہی ہے تو اس سے دیکھیں شرح سود کو کم ہونے کا بزنس کمیونٹی کو تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے نا حکومت پاکستان کو ہوتا ہے. کیونکہ ٹوٹل جو ہمارا بجٹ ہے اس میں 9,000 ارب روپے حکومت پاکستان نے صرف اور صرف سود کے ادا کرنے ہوتے ہیں. 12,000 ارب روپے کی ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے اور 9,000 ارب روپے سود کے ادا کرنے ہوتے ہیں. تو اگر سود میں کمی کی انٹرسٹ ریٹ میں کمی کی وجہ سے اس میں 1,000 1,200 1,300 ارب روپے کا 1,500 ارب روپے کا حکومت کو فائدہ مل جاتا ہے تو الٹیمیٹلی اس سے اب سیلری کلاس کو ریلیف دینا چاہیے. بلکہ دوسرے ایونیوز آگے تو وہاں سے یہ ٹارگیٹ. لاسٹ کوسچن آپ سے کہ اب آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہے اس پہ سختی سے جو ہے کاربند رہنا ہوگا، لیکن آئی ایم ایف کے کچھ سیٹ بیکس بھی ہمیں نظر آئے ہیں، شارٹلی اس کو بھی بتا دیجیے. دیکھیں آئی ایم ایف کے سیٹ بیکس بھی ہوتے ہیں. جیسے ابھی پاکستان کو اس بات کے لیے پرسو کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی جو اکانومی ہے اس کو کمپٹیشن کے لیے مکمل طور پر کھول دے، اور پاکستان میں جو بھی ڈیوٹیز وغیرہ اضافی طور پر لگائی ہیں آٹو موبائل سیکٹر پہ اور دیگر سیکٹرز پہ ان میں جو ہے وہ ریڈکشن کی جائے. دیکھیں آئی ایم ایف ٹریڈ لبرلائزیشن کو تو وہ کہتا ہے اس کے لیے وہ کرتا ہے کام کرتا ہے، مگر اس طرح سے اس وقت جو پاکستان کی ایک ابھی غیر مستحکم معیشت ہے اس میں ایک دم سے اس کو ٹریڈ لبرلائزیشن کی طرف لے جانا ایک آئی ایم ایف کی طرف سے میرے خیال سے ایک غلط ڈیمانڈ ہے. اتنی مشکل سے اتنی قربانیاں دے کر پاکستانیوں نے یہ چیز اچیو کی ہے میکرو اکنامک سٹیبلٹی، اس میں بہت غربت کا شکار ہوئے ہیں لوگ، مگر ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے ہم نے ونس آف آل ہم نے اکاؤنٹ کو سیٹل کرنا ہے. اب جب ہم اکاؤنٹ کو سیٹل کر رہے ہیں تو اس میں آئی ایم ایف کی طرف سے جو ٹریڈ لبرلائزیشن کی شرائط ہیں ان کو کسی حد تک موقوف کرنا چاہیے، اور ہمیں جو انڈسٹری ہے اس کے لیے جو پالیسیز ہیں ان کو ریویو کر کے جو بھی انڈسٹریز ہیں ان کو لوکل ڈیمانڈ پلس ایکسپورٹ لیڈ ہونا چاہیے. کم از کم ہر انڈسٹری کو ایسے ٹارگٹس دینے چاہیے کہ وہ 10 سے 12% جو ہے اپنے آپ کو ایکسپورٹ کرے. دیکھیں اس وقت پاکستانی گڈس کی اور لائٹ انجینئرنگ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے افریقہ میں. دیکھیے کہ جو 90s میں اور ارلی 2000 میں جو خانہ جنگیاں تھیں وہ تقریباً ختم ہو چکی ہیں. افریقہ میں جو غذائی قلت کے شکار تھے وہ بھی ختم ہو چکے ہیں. وہاں پہ بہت بڑے پروجیکٹس ایسے چل رہے ہیں جو وہاں کی ایگریکلچر کو ریوائیو کر رہے ہیں. وہاں پہ دیکھیے کہ ایتھوپیا کبھی ایک ہم جانتے تھے کہ وہ ایک قحط زدہ ملک ہے، اب وہ افریقہ کا ترقی یافتہ ملک ہے. روانڈا کو مثال لے لیجئے، اسی طرح سے دیگر ملکوں کی مثال لے لیں کہ وہ تیزی سے ترقی کی طرف جا رہے ہیں اور ان کو لائٹ انجینئرنگ گڈس کی ضرورت ہے جس میں پاکستان بہت اچھا ہے. پاکستان میں بہت اچھے موٹر سائیکل بنتے ہیں، رکشے بنتے ہیں، بہت اچھی مشینری بنتی ہے جو فوڈ اینڈ پروسیسنگ کے میں استعمال ہوتی ہے. تو سب کو ہمیں ایکسپورٹ کرنے اور افریقن مارکیٹ کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بڑے اچھے پوائنٹ پہ آپ نے یہ ڈسکشن کو اینڈ کیا اور اسی کو میں تھوڑا کنٹینیو کرتی ہوں کیونکہ پہلے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے کہ ہمیں اکنامیکل اسٹرکچر ریفارمز کی جو پالیسی ہے اور جو ہمیں دیگر جو ہمارے سیکٹرز ہیں، انرجی سیکٹرز ہو گئے یا پھر ہمارے پرائیویٹ سیکٹرز ہو گئے، ان میں بھی بہتری لانے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ سب سے اہم چیز یہ کہ جو ہماری پالیسیز ہیں، اکانومی پالیسیز ہیں، ان کو لانگ ٹرم پالیسیز کو جو ہے تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کی ضرورت ہے. آپ دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور یہاں لوں گی ناظرین میں ایک بریک کے بعد واپس آؤں گی تو دوسرے سیگمنٹ پر بات ہوگی. اس بار ماہ خدا رمضان میں ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے، اسلامی اتحاد کا عظیم المثال اور شاندار مظاہرہ. بزم سج رہی ہے حبل متین قرآن کے سائے میں. میزبان 2 اسلامی اور برادر ملک ایران اور پاکستان. دیکھنا نہ بھولیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। और जब भी हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट की बदलती हुई सूरत हाल पर तो यकीनन जो गज़ा है वो प्रायोरिटी बेसिस पर आता है और हम हमेशा इस पर आवाज़ उठाते रहते हैं। और आज भी हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि इस मुबारक महीने में जो है इजरायली बर्बरियत जारी रही है और मुस्तकिल पहले भी हमने देखा था जो सीज़ फायर का एग्रीमेंट हुआ था उसकी भी उसने वायलेशन की और मुबारक महीने में जो निहत्ते फ़लस्तीनी थे उनको शहीद भी किया। और इस वक्त भी जो है गज़ा पर बमबारी जारी है। इसके अलावा शाम के इलाकों में भी बमबारी की है जहां पर 6 जो शामी हैं उनके शहीद होने की इत्तलात भी हैं। इन तमाम सिचुएशन में यूएई के जो सदर हैं उन्होंने अमरीकी सदर ट्रंप को कॉल की है और उस गज़ा की जो सूरत हाल है उस पर तशवीश का इजहार किया और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इन तमाम सूरत हाल से जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो शदीद मुतासर हो रही हैं। और इजराइल के हवाले से भी उन्होंने कहा कि इस बर्बरियत को उसको रोकना होगा। सो इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ करा दूँ। स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ प्रेसिडेंट फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान डॉक्टर साबिर अबू मरियम, इसके साथ हमें IR एक्सपर्ट डॉक्टर अमजद अली अबड़ो साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों मेहमानों को वेलकम कहती हूँ। साबिर साहब, यकीनन बस ज़बान साथ नहीं देती कि हम इतने अरसे से फ़लस्तीनियों के निहत्ते फ़लस्तीनियों की शहादतों की खबरें दे रही हैं मगर उनका जो जज्बा है वो उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। सीज़ फायर किया गया लेकिन उसके खिलाफ वर्जी की और बार बार करता रहा इजराइल, लेकिन इस बार दोबारा शुरू कर दिया है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या वायलेशन क्यों कर रहा है वो ये वायलेशन, जब उस पर एक एग्रीमेंट लागू हुआ था, जब वो जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है, लेकिन दोबारा उस इस तरह की बर्बरियत करने का क्या मकसद है उसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो सबसे बुनियादी बात है कि नेतन्याहू ने जो सीज़ फायर जो वायलेशन की है उसकी एक वजह यह है कि जब वो डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कहा कि हम जंग में आपको मज़ीद पैसा, मज़ीद हथियार बतौर खैरात नहीं दे सकते। अगर आपके पास पैसा है और आप हमसे ख़रीद कर अपना काम जारी रख सकते हैं तो हम आप पर एतराज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आते ही नेतन्याहू ने इस सीज़ फायर को वायलेट किया और वायलेशन के बाद उन्होंने आकर ये गज़ा के उन मलबे के ढेर पर जहाँ पर खैमों में लोग रह रहे थे, रोज़े की हालत में जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ख़ास तौर पर सहरी से पहले जब बच्चे सो रहे थे, ख़वातीन सो रही थी, उन पर बमबारी की और उन्हें कत्ल कर दिया। और अभी तक वो सिलसिला कंटिन्यू है और अब तक जब आप और हम बात कर रहे हैं तो 700 से ज़्यादा पिछले एक हफ़्ते में मज़ीद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। तो ये एक मसला है जो नेतन्याहू के साथ जुड़ा हुआ है। गासिब इसराइली रियासत के जो वज़ीर आज़म हैं उनका ये फोकस है कि वो हुकूमत में बाकी रहें, क्योंकि अभी आपको पता है कि वहाँ पर एक बजट पेश होने जा रहा है, वो बजट 2025। अगर ये बजट जंग के साथ है तो जाहिर है उसकी मालियत और उसकी कीमत और उसका हजम जो है वो ज़्यादा होगा, और अगर ये बजट जंग के बगैर है तो उसका हजम भी कम होगा। अब ये इन दो सूरतों में देखना यह है कि नेतन्याहू किस तरह से अपने इस बजट को पेश करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। और अगर ये नाकाम हो गए बिलफर्ज, ये 31 मार्च को फैसला होना है, अगर ये नाकाम हो गए तो इसका मतलब ये होगा कि इनकी हुकूमत गिरेगी। और अगर हुकूमत गिरती है तो जिस तरह आपने फरमाया शुरू में कि फ़लस्तीनियों की इस्तकामत है, उनकी शुजाअत है, सब्र है, ये सब कुछ उनके खाते में जाएगा कि जिस सब्र और इस्तकामत के साथ उन्होंने इस दुश्मन का मुकाबला किया है, ये हुकूमत का गिरना भी फ़लस्तीनियों की एक बड़ी कामयाबी में शुमार किया जाएगा। तो ये बड़े क्रिटिकल टाइम है इस वक्त, और मैं समझता हूँ कि जो ये गासिब सेहूनी हुकूमत है, जैसा कि आपने कहा शाम पे भी हमले कर रही है, ये जारियत है, यानी खुली जारियत है, और दुनिया का कोई कानून, कोई एग्रीमेंट, कोई मुआहदा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसको रोके। और हमेशा से हमने देखा है कि ये गासिब सेहूनी हुकूमत हमेशा हर किस्म के एग्रीमेंट्स को, रेजोल्यूशंस को, करारदादों को वायलेट करती है, पामाल करती है और रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि काबिल मुज़म्मत और काबिल अफसोस भी है। हम हमेशा अमजद साहब बात करते हैं कि ये महदूद नहीं रहेगी, जंग ये बढ़ेगी, स्पेशली मिडिल ईस्ट तक, और इसका हमें एग्जांपल नज़र भी आ रही है। अब शाम का जो इलाका है कूबा, उस पर भी इजराइल ने जो हमला किया जिसमें 6 अफराद शहीद हुए हैं, उस पर सऊदी अरब ने भी एक रिएक्शन दिया, सख्त मजम्मत की है। यानी आप किसी की टेरिटरी पे जाके हमला कर दें और आपसे कोई पूछने वाला नहीं हो। हम बार बार यही सवाल उठाते हैं कि आलमी दुनिया का किरदार यहाँ हमें क्या नज़र आता है? शाज़िया, एक्चुअली जब फ़लस्तीन के मामले की बात आती है तो दुनिया के अंदर दो ख़यालात हैं। एक,
وہ یہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کی اس حق کو تسلیم کرتے ہیں دنیا کے اندر. دس از ناٹ جسٹ مسلم امہ لیکن ورلڈ وائڈ. وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کی زمین ہے اور ان کی جنریشنز ہیں جن کی ہسٹری اس سے جڑی ہوئی ہے اور ان کا حق ہے. ود ریسپیکٹ ٹو انٹرنیشنل لا, ود ریسپیکٹ ٹو نیشنل ہیومینیٹیرین لاز, جو بھی قوانین دنیا کے اندر مہذب اقوام نے بنائے ہیں اس کے توسل سے دنیا مانتی ہے کہ یہ ان کا حق ہے کہ ان کی الگ ریاست ہونی چاہیے. گریٹر اسرائیل دوسرا ایک آئیڈیا ہے جو اسرائیل لانچ کر رہا ہے ود ریسپیکٹ ناٹ فلسطین, جسٹ پیلسطین کی تو اب بات ہی نہیں رہی. آپ حالات دیکھ سکتے ہیں. آئی کین گیو یو ایگزامپلس. انہوں نے لبنان کے اندر مداخلت کی, انہوں نے ایران کے اندر مداخلت کی, انہوں نے شام کے اندر مداخلت کی, انہوں نے ترکیے کے اندر مداخلت کی. اب یہ گریٹر اسرائیل سے مراد وہ کیا کر رہے ہیں؟ دس از ناٹ جسٹ دا ریلیجس آئیڈیا جیسے زائنسٹ اس کو پریچ کرتے ہیں, لیکن اس کی دوسری پکچر جو مجھے سمجھ میں آ رہی میں آپ کے سامنے گزارش کر دیتا ہوں. دس از فار اکنامک وار. اب وہ وسائل ہیں فلسطین کی زمین کے اندر, شام کے اندر, ایران کے اندر, اور ان وسائل کے اوپر یہ جو اسرائیل ہے اس نے قبضہ کیا. اب فلسطین کی جو زمین اسرائیل کے پاس ہے وہ ان کی اپنی نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئے ریفیوجی وار کے اندر, وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر ہٹلر کی کیمپین کے بعد جو ریفیوجیز جیوز بنے دنیا کے اندر, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ سارے وائیولنٹ تھے, لیکن ان کے اندر جب زائنزم کی بات آتی ہے وہ کمپلیٹلی وائیولنٹ ہیں, ایگریسو مینس میں مانتے ہیں. اور امریکہ, دوسرے دنیا کے مہذب ممالک, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر اب دنیا کو کیا کرنا چاہیے, واٹ مائی اوپینین ٹو کنٹرول دس مینسز, یہ دنیا کے اندر جاری ہے, دنیا دیکھ رہی ہے. اس کو روکنے کے ویری سمپل آئیڈیاز which we can calculate in the minds of policy makers. Number one, we need to check economy of Israel, کہ economy of Israel کے اندر دنیا اس کو پے کر رہی جس سے وہ ملٹری مینز خرید رہے, ملین ٹریلین ڈالرز وہ خرچ کر رہے ہیں جنگ کے اوپر. یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اسرائیل کی تو چھوٹی سی زمین ہے, نہ ان کے نیچرل ریسورسز ہیں, نہ ان کے پاس اتنا ہیومن کیپٹل ہے, نہ یہ ہاؤ دے کیپچرڈ ورلڈ مارکیٹ. دا ورلڈ مارکیٹ وہ دنیا کے اساس سے دنیا کو بیچ کے پیسے کما رہے ہیں. اب دنیا کو چاہیے, عرب ممالک, آئی اپریشیٹ دا ایفرٹس ٹیکن بائی مسلم امہ. مسلم امہ نے بہت اب اس کے اندر جرأت دکھائی, لیکن ایک حد تک ہم پیچھے اس میں اس وجہ سے ہیں کہ ہم آبجیکٹیوز حاصل نہیں کر سکے کہ اکنامیکلی اسرائیل جو ہے دنیا کے اندر اپنی کرنسی کو, اپنے مارکیٹ کو گین کر رہا ہے. اس کو روکنے کی ضرورت. آئی وڈ سے 1970s میں پہلا حملہ اسرائیل نے کیا, مسجد اقصیٰ پہ حملہ کیا. شاہ فیصل واز دا کنگ آف سعودی عربیہ. سعودی عربیہ, ذوالفقار علی بھٹو واز دا پرائم منسٹر آف پاکستان. ایک دم سے ایک میٹنگ کال کی گئی, اس میں شاہ فیصل نے کہا کہ مجھے اس چیز کو, ایگریشن کو روکنا ہے. دے ور ناٹ سیئنگ کہ ہمیں جنگ کرنی ہے اسرائیل سے, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ڈسکریج کرنا چاہ رہے ہیں. سمپلی دا سجیشن کیم آؤٹ آف مسلم امہ کہ اس کا آئل بند کریں. آئل امبارگو لگایا گیا, دنیا نے اس کو تسلیم کیا. فرینچ, امریکنز, یورپینز, دے آل پریشرائزڈ اسرائیل, کہ انہوں نے اسرائیل کو مجبور کیا کہ آپ جنگ بندی کی طرف آئیں. اب جنگ بندی جو کی, صدر ٹرمپ کی بات کرتے ہیں, بہت اچھی پالیسی جو صدر ٹرمپ دنیا کے اندر لے کے آئے, جیسے وہ نئے منتخب ہوئے دوبارہ, انہوں نے کہا کہ آئی ایم انٹرسٹڈ ٹو سی سیز فائر بٹوین پیلسٹائن اینڈ اسرائیل. اینڈ دیٹ واز اے فینٹاسٹک آئیڈیا. جنگوں کے بارے میں انہوں نے کہا تھا وکٹری اسپیچ میں. یوکرین کے لیے بھی انہوں نے سیم کہا کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ کا وہ خاتمہ چاہتے ہیں. اب یہاں پہ ایک معاملہ آتا ہے جس کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹرمپ از انڈیویجول, دو ہی از اے پریزیڈنٹ آف امریکا, بٹ پرابلم یہ ہے کہ دنیا کی کیبنٹس کے اندر وار مانگرس, اور اسپیشلی وہ طبقہ جن کا کاروبار ہتھیاروں کا ہے, ملٹری مائٹ, ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس امریکہ کا دیکھیں, دنیا کو ہتھیار بیچ رہے ہیں. جہاں پہ دفاعی ضروریات کی بات ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے. پاکستان نے معاہدے کیے, ایران نے معاہدے کیے دنیا کے ساتھ, جن ممالک نے, جن کے اوپر پابندیاں ہیں. دفاعی معاہدوں تک تو کوئی بھی ایشو نہیں ہے. ایشو یہاں پہ آتا ہے جب آپ ایگریشن میں جاتے ہیں, اور اسٹیٹ آف اسرائیل از رائٹ ناؤ ان ایگریشن, اینڈ اٹ شوڈ بی بائی دیز پرنسپل کنٹریز کہ وہ اس کی ویپن سپلائی بند کریں. اور ویپن سپلائی, اب دوسرا ان کا جو معاملہ ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں پیسے مل رہے ہیں. The money is not the only objective which the world should work for. دنیا کے اندر انسانیت ہے, امن ہے, دوسری چیزیں, ان کے لیے بھی کام کرنا ہے. ہاں, تو صابر صاحب اب بڑی اچھی گفتگو کی اور بڑا اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا کہ یہ ایک ورلڈ اکنامک وار ہے, اور یقیناً اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس ملک کے مفاد ہیں وہ وہاں پر اسی طرح اپنا کردار ادا کر رہا ہے. لیکن ہم نے مصر میں بھی دیکھا کہ فیبرری میں جو اجلاس ہوا تھا, اور خاص طور پہ نیتن یاہو نے جب سعودی عرب پر ایک ہارڈ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ فلسطینیوں کو اپنے سرزمین پر جگہ دے دیں, اور پھر جو ہم نے اپنے ایک یونٹی دیکھی تھی مسلم امہ کی,
وہی یونٹی ہمیں ابھی اس وقت بہت اشد ضرورت ہے، اور ہمیں نظر بھی آ رہی ہے کہ یو اے ای کے صدر نے اپنا کنسرن شو کیا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیلی حملوں پر جو یورپی یونین کا رد عمل ہے اس کی وجہ سے، اور جو اتنا ہم نے ریزسٹ دیکھا تھا، پروٹیکٹ جو ہم نے دیکھا تھا کہ مغربی ممالک میں ہمیں نظر آیا تھا جب اسرائیل نے غزہ پر فلسطین پر حملہ کیا تھا، تو کوئی عالمی دباؤ بڑا ہے؟ کوئی اسرائیل کو، جیسے کہ بہت ساری انہوں نے سجیشنز دی مجھے سامنے، لیکن مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے جی ہاں، بہت آسان سی بات ہے. پہلی بات تو یہ میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو امریکن پالیسیز ہیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، وہ ان کو اس طرح پورٹرے کیا جا رہا ہے دنیا کے اندر کہ وہ بڑے پیس میکر ہیں اور پیس لور ہیں. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ یوکرین کے معاملے میں بھی انہوں نے یوکرین کے ساتھ جو کیا، بعد میں یورپ کو انہوں نے کھلی چھٹی دی ہے کہ یورپ اگر یوکرین کو اسلحہ پرووائڈ کرتا ہے، یوکرین کی مدد کرتا ہے، تو جنگ کنٹینیو رہنی چاہیے. وہ اس چیز کا حامی ہے ٹرمپ. اور غزہ کے اندر بھی جو اس وقت سیز فائر کی وائلیشن ہوئی ہے، وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی پرمیشن اور ڈونلڈ ٹرمپ کی رضامندی کے ساتھ ہوئی ہے. تو لہٰذا اب یہ تو کانسیپٹ پوری دنیا میں کلیئر ہو گیا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ پیس لور اور پیس میکر نہیں بلکہ وار مونگر ہی ہے. دوسری جو بات ہے جو آپ فرما رہی ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بڑی بہترین جو تجاویز پیش کی ہیں، جی ہاں، یہ اس وقت کی ضرورت ہے. میں کسی ملک کا، کسی ریاست کا نام نہیں لینا چاہتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جس کسی نے بھی ابھی تک جو اس طرح کا عمل انجام دے رہے ہیں کہ جو وہاں پہ غزہ کے اوپر وار ہے، وہاں پہ بچے کٹ رہے ہیں، خواتین کو مارا جا رہا ہے، سب کچھ ہے، جینوسائیڈ ہے. جو تجاویز ہیں، جو آپ نے جو بات کی ہے مغربی معاشروں کی، مغربی معاشرے آج بھی ان کے عوام کو آپ دیکھیے کہ وہ آج بھی سڑکوں پر ہیں. وہ آج بھی فلسطین کے اندر جو کچھ ظلم ہو رہا ہے وہ اس کے خلاف روزانہ وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، بڑے بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں. لیکن جو ان کی حکومتیں ہیں وہ پھر وہیں کھڑی ہیں، وہ غاصب اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں. کیونکہ اور پھر یہ بھی پوری دنیا نے اب جان لیا ہے کہ اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے، یہ کوئی لیجیٹیمیٹ کوئی اسٹیٹ نہیں. اور پھر یہ بات بھی صحیح ہے کہ یہ جو پاور جو اکانومیکل جو ایشوز ہیں، یہ بالکل 100% ہے. اکانومی کا ایشو ہے، پولیٹیکل ایشو ہے، ریلیجیس ایشو ہے. یہ فلسطین کا مسئلہ ہر لحاظ سے، یعنی ہر ڈائنامک کے اوپر یہ جا کر فٹ آتا ہے. اس کو آپ اگر معاشی اعتبار سے بات کریں تو بھی اس کے اندر آپ کو ملے گا. جب آپ اس کے پولیٹیکل اس کے اسپیکٹس آپ دیکھیں گے تو بھی آپ کو یہ نظر آتا ہے. اسی طرح اس کے اندر ریلیجیس اسپیکٹ موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک انسانی ایک جو ہے وہ عنصر موجود ہے کہ پوری دنیا کو یہ مسئلہ فلسطین بیدار کر رہا ہے اور پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ ہمارے گھر پہ قبضہ ہو گیا ہے، یہ جو اسرائیل بن گیا ہے یہ غاصب اور ناجائز ہے، ہمیں اس سے نجات دو. اور جیسا آپ نے کہا کہ جو ہمارے مسلمان ملکوں کے خلاف، خاص طور پہ سعودی عرب کے خلاف جو کہا گیا کہ فلسطین کو وہاں بسا لیں، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ آف امریکہ، آپ ان سارے صہیونیوں کو نکالیں غاصب اسرائیل مقبوضہ فلسطین سے. یہ 70-75 لاکھ لوگ ہیں، ان کو لے جائیں گرین لینڈ کے اندر، ان کو آباد کریں، ان کو کسی آئرلینڈ کے اوپر آباد کریں. آپ ایک خوبصورت سا اسرائیل وہاں پہ بنا لیں تو پوری دنیا ان کے ساتھ تعلقات بنائے، کاروبار کرے، ہمیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ یہاں پر آ کر فلسطین کے اوپر قابض ہیں، اور صرف فلسطین کے لیے نہیں ہے، فلسطین کے ساتھ ساتھ پورے خطے کو آپ نے تہس نہس کر دیا ہے. خود پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ تھریٹ ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جو موساد یہاں پر جو ان کا جو نیکسس ہے را کے ساتھ، یہ سارا یعنی اسرائیل صرف فلسطینیوں کے لیے خطرہ نہیں ہے، پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے. تو امجد صاحب، اب یہ جو دونوں بڑے رہنماؤں کی بات ہوئی ہے، یو اے اور امریکی صدر کی، اس میں جو سچویشن ہے اس پر تو کنسرن شو کیا، لیکن ساتھ ساتھ جو امدادی کارروائیاں اس کے حوالے سے بات کی، اور خاص طور پہ جو ٹرمپ نے بات کی کہ مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ بہت زیادہ پیش رفت ہو رہی ہے. وہ پیش رفت کیا ہو رہی ہے؟ مطلب اگر مصر میں ہم نے دیکھا اجلاس ہوا تھا تو وہاں پہ جو فنڈز کے حوالے سے اور جو تعمیری کاموں کے حوالے سے بات ہوئی تھی، جس میں میرا خیال ہے عرب ریاستوں کے 53 ارب ڈالر کے منصوبے تھے، لیکن وہ بھی پھر کس طرح پریکٹیکلی عملاً طور پہ ہمیں نظر آئیں گے؟ کیونکہ ابھی تک تو وہ غزہ پر حملہ ہی کیا چلا جا رہا ہے، تو تعمیر کا کام کیسے ہو سکے گا؟ شازیہ، ایکچولی جو ٹرمپ نے کہا کہ فلسطین کے اندر بہت ساری چیزوں پہ پیش رفت جاری ہے، ایکچولی ڈپلومیسی جو ہوتی ہے، سفارتکاری، نہیں، انہوں نے کہا مڈل ایسٹ میں، مڈل ایسٹ کے اندر، تو وہ انہوں نے ٹریگر کی ہوئی ہے. انہوں نے اپنے جو ان کے اتحادی ہیں ان سے بات کی ہے. اسرائیل کو انہوں نے پہلے جو میسج دیا، دیٹ واز ٹو نیتن یاہو، پرائم منسٹر آف اسرائیل، کہ آپ یہ جنگ بندی کے معاہدے کو ایگری کریں. اب ابو مریم نے بہت اچھی بات کی. آئی وڈ سیکنڈ ہم کہ ٹرمپ جو چیزیں انہوں نے پہلے کہی مڈل ایسٹ کے لیے، اب وہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں کے سامنے، جو وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہو رہی ہے وہاں پہ، پھر سے جنگ شروع ہو چکی ہے وہاں پہ، تو وہ باتیں خالی باتوں تک محدود ہیں جو پیش رفت وہ بتا رہے ہیں. ایکچولی آن گراؤنڈ دا سچویشن از ویری ٹوٹلی ڈفرنٹ، آئی شوڈ سے رادر.
बाकी उन्होंने अपने इत्तेहादियों को लाइक तुर्की, सऊदी अरब, दुबई, यूएई, उनको ऑन बोर्ड लिया हुआ है, कतर को ऑन बोर्ड लिया हुआ है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज इनसाइड गेम। सो कंट्रीज मुस्लिम उम्मा के जो पिलर्स हैं उनसे वो बात करें। ईरान के ऊपर उन्होंने प्रेशर एक्सर्ट किया है कि आप मिडल ईस्ट के अंदर मुदाखलत खत्म कर दें, अदरवाइज आफ्टर 2 months you have to face some consequences। तो ये इन डार्क वे आई शुड से बिहाइंड द सीन्स चीज़ें कुछ हो रही हैं जो बेहतर हैं। वो सिफारतकारी और अमन के मुआहदे उसके अंदर जो पेशरफ्त है वहाँ तक तो हम मान सकते, लेकिन जब अमन की बात आती है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे अमेरिका एंड द एलाइज इन मिडल ईस्ट दे हैव टू रीस्ट्रक्चर। और एक मैं यहाँ पे आपके तवस्सुल से गुजारिश कर दूँ, सिफारतकारी के अंदर एक मोड होता है जब हम देखते हैं कि चीज़ें बेहतर नहीं हैं, सेकंड साइड इज़ नॉट कोऑपरेटिंग, तो हम एग्रेसिव डिप्लोमेसी को भी ट्रिगर करते हैं। एंड साबर अबू मरियम ने जैसे कहा कि हमें एट लीस्ट फ्रॉम ऑल द प्लेटफॉर्म्स यूनाइटेड नेशन, जैसे पाकिस्तान के सफ़ीर ने वहाँ पे बात की है और बड़ी खुल के बात की है हमने कि हम इस सीज फायर के मुआहदे की वायोलेशन और जो कत्लेआम हो रहा है उसको हम कभी भी अप्रिशिएट नहीं कर सकते। बड़ी अच्छी बात की कि इस वक्त जो किरदार है वो एग्रेसिव एक बिहेवियर हमें देना होगा। और पाकिस्तान को तो बड़ा सख्त मौक़िफ़ शुरू से रहा है कि और फ़लस्तीनियों की मुकम्मल हिमायत भी की है और इस डिस्प्यूट को जो है फौरी हल करने पर जोर भी देता रहा है, स्पेशली यूनाइटेड नेशन पर भी और अक़वाम आलम पर भी। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अल्लाह ने के बाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।